कहानी की शुरुआत होती है सन 1993 में, जब वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अनोखी तकनीक खोज निकाली जिसका नाम रखा गया क्रिस्पर। कहानी उस मौजूदा वक्त में पहुंचती है जहां आसमान में एक बड़ी सी अंतरिक्ष चौकी बनाई गई थी जिसका नाम था एथेना। एक इसी चौकी पर उसी क्रिस्पर तकनीक के खतरनाक तजर्बे किए जा रहे थे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरी चौकी तबाही की चपेट में आ गई। हर तरफ आग थी, टूटा हुआ सामान बिखरा हुआ था और सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। बस एक जान अब भी बाकी थी, वो नाम था केरी, नाम की एक अंतरिक्ष यात्री का, जो घबराई हुई हालत में नीचे जमीन पर मौजूद अपने बड़े अफसर से रिहाई मांग रही थी। उसकी आवाज में डर कांप रहा था और आंखों में जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद थी। मगर अफसर ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा कि रिहाई की चाबी सिर्फ तभी मिलेगी जब वो पहले 3 खास डिब्बे लेकर आए जिनमें उन तजर्बों का असली माल भरा हुआ था। इसके बगैर कोई दरवाजा नहीं खोला जाएगा। केरी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो हांफते हुए मलबे के बीच से गुजरी टूटी हुई दीवारों के नीचे से रेंग कर निकली और तीनों डिब्बे किसी तरह अपने कब्जे में कर लिए। मगर उसी पल एक खौफनाक आवाज ने उसकी रूह हिला दी। उसी चौकी पर एक तजर्बे की वजह से एक चूहा किसी अजीबोगरीब जीव में तब्दील हो चुका था। उसका जिस्म कई गुना बड़ा हो गया था, दांत बाहर निकल आए थे और आंखों में खूनी वहशीपन उतरा हुआ था। केरी बदहवास होकर भागी। हर 2 कदम पर आग की लपटें उसके करीब आ रही थीं और पीछे वो दैत्यनुमा चूहा उसका शिकार करने के लिए झपट रहा था। वो जान की बाजी लगाकर उस छोटी सी बचाव वाली नाव तक पहुंची और भागते हुए उसमें बैठ गई। ठीक उसी पल जब चूहा उस पर टूटने ही वाला था, दरवाजा बंद हो गया। वो बचाव वाली नाव अंतरिक्ष चौकी से अलग हुई और अगले ही पल पूरी चौकी एक बड़े धमाके के साथ राख हो गई। अफसोस की बात यह थी कि बचाव वाली नाव पर भी उस मुठभेड़ के दौरान जोरदार वार पड़ चुके थे। कुछ ही देर बाद उसका जिस्म भी हवा में फट गया। कैरी की जान चली गई और जो तीनों डिब्बे उसने अपनी जान की कीमत पर बचाए थे वो जमीन की तरफ आग के गोलों की तरह बरसने लगे। 3 अलग अलग जगहों पर वो डिब्बे जा गिरे और यहीं से एक ऐसी दास्तान की बुनियाद पड़ गई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख देना था। इसके बाद कहानी हमें सैन डिएगो के एक बड़े जीव संरक्षण केंद्र में ले जाती है जहां बंदरों और गोरिल्लों के बारे में गहरी जानकारी रखने वाला एक शख्स डेविस काम करता था। वो अपने दोस्त नेल्सन और नए आए 2 कर्मचारियों को गोरिल्ला के बड़े से बाड़े की तरफ लेकर बढ़ रहा था। अंदर पहुंचकर उसने बताया कि हाल ही में एक नया गोरिल्ला पांव यहाँ लाया गया है जो शुरू में थोड़ा तेज मिजाज का है और अक्सर मादा गोरिल्लों को तंग करता रहता है। पांव को शांत करने के लिए डेविस ने इशारों की जबान का सहारा लिया। वो बरसों से इन जानवरों के साथ इसी जबान में बातें करता आया था। इशारों को समझते ही पांव हल्का पड़ गया। इसी बीच अचानक डेविस का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी जॉर्ज सामने आ गया। जॉर्ज एक बहुत ही बुद्धिमान गोरिल्ला था जिसे डेविस ने बचपन से पाला था। जॉर्ज की मौजूदगी देखकर पांव दोबारा भड़क उठा। उसे लगा कि उसके इलाके में कोई घुस आया है। वहां खड़ा नया कर्मचारी ये सब देखकर घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसकी भाग दौड़ पांव को और बुरी लगी। वो उसके पीछे झपटा और जोर से उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। माहौल बहुत बिगड़ने वाला था कि तभी जॉर्ज बीच में कूद पड़ा। उसने अपने कंधे तान कर पांव को ऐसी घूरती नजर से देखा कि पांव को पीछे हटना पड़ा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो चुपचाप एक तरफ चला गया, मानो अपने बड़े के सामने झुक गया हो। हालात संभले तो डेविस और जॉर्ज के बीच इशारों में मजेदार बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर हल्के फुल्के तंज कस रहे थे, जैसे बरसों पुराने दोस्त बैठकर हंसी मजाक कर रहे हों। डेविस ने जॉर्ज को समझाया कि पांव अब उसका छोटा भाई जैसा है, इसलिए उसकी भी हिफाजत करनी होगी। जॉर्ज ने सुनकर एक शरारती अंदाज में हामी भरी। नेल्सन ने डेविस को छेड़ते हुए कहा कि उसे इंसानों से ज्यादा जानवरों का साथ भाता है। शाम ढलते ढलते वो तीनों डिब्बे जो अंतरिक्ष से गिरे थे जमीन तक पहुंच चुके थे। एक डिब्बा उसी जीव संरक्षण केंद्र में आ गिरा और उसके फटते ही उसके अंदर का धुआंनुमा माल हवा में फैल गया। इसी माल ने जॉर्ज पर अपना असर दिखाया। दूसरा डिब्बा दूर के जंगल में जाकर गिरा जहां एक भूखा भेड़िया घूम रहा था और उसने वो माल सूंघ लिया। तीसरा डिब्बा एक नदी में जा गिरा जिसे नदी में तैरता हुआ एक बड़ा मगरमच्छ अपने पेट में उतार गया। अगली सुबह डेविस जब केंद्र पहुंचा तो नेल्सन ने बहुत ही बुरी खबर सुनाई। उसने बताया कि जॉर्ज रात के अंधेरे में अपनी जगह से निकल आया था और बगल के बाड़े में जा घुसा था जहां बड़े बड़े भूरे भालू रखे गए थे। वहां उसने एक भालू को मार डाला था। ये सुनकर डेविस के होश उड़ गए क्योंकि जॉर्ज को उसने कभी इस तरह हिंसक नहीं देखा था। वो भागा भागा जॉर्ज के बाड़े में पहुंचा और अंदर घुसते ही उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। जॉर्ज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। उसका जिस्म रात भर में ऐसे फैल गया था जैसे कई महीनों की बढ़त एक रात में हो गई हो। उसके शरीर पर कई
गहरे जख्म भी थे जो भालू ने पंजों से बना दिए थे। जॉर्ज ने डेविस को देखते ही सर झुका लिया, इशारों में बताया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो शर्मिंदा है। डेविस ने प्यार से उसका माथा सहलाया, मगर उसकी नजरें इस अजीब बदलाव को समझने की कोशिश कर रही थीं। डेविस की टीम ने पूरे इलाके की जांच शुरू की और थोड़ी ही देर में उन्हें वो टूटा हुआ धातु का डिब्बा मिल गया जो रात को आसमान से आकर गिरा था। डेविस ने उसे उठाकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि उस पर बारीक जांच की जा सके। अपनी छोटी सी लैब में पहुंचकर उसने जॉर्ज के खून की जांच की, मगर जो नतीजा आया उसने उसकी अकल हिला दी। उसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद थे जिनकी इतनी बड़ी मात्रा कोई भी जीव फौरन मार सकती थी। नेल्सन ने कांधे उचकाकर कहा कि अब कोई चारा नहीं, जॉर्ज को हमेशा के लिए सुला देना ही सही रहेगा, क्योंकि वो ना जाने कब काबू से बाहर हो जाए। मगर डेविस ने साफ इनकार कर दिया। उसका दिल कहता था कि जब तक असल वजह का पता ना चले तब तक अपने सबसे प्यारे दोस्त की जान नहीं लेगा। वो जानता था कि जॉर्ज की तरफ से किया गया वादा हमेशा पक्का होता था, इसलिए उसने ज्यादा वक्त मांगा ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। अब कहानी हमें एक बड़ी सी शानदार कंपनी के दफ्तर में ले जाती है जहां एक भाई बहन आपस में तेज आवाज में बहस कर रहे थे। भाई का नाम ब्रेट था और बहन का क्लेयर। ये कंपनी असल में वही थी जो चोरी छुपे उन खतरनाक तजर्बों को अंतरिक्ष में करा रही थी। ब्रेट गुस्से से लाल था क्योंकि अंतरिक्ष चौकी के तबाह होने से उनके करोड़ों डूब चुके थे, मगर क्लेयर के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे कोई बड़ी कामयाबी हाथ लगी हो। क्लेयर ने बताया कि अंतरिक्ष चौकी पर जो चूहा खूंखार जीव में बदल गया था वो इस बात का सबूत है कि उनका असली मकसद पूरा हो चुका है, यानी उनका तजर्बा नाकाम नहीं बल्कि पूरी तरह कामयाब रहा है। इसी बीच उसे एक अहम रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया था कि तीनों में से एक डिब्बा जो आसमान से गिरा था उसकी लोकेशन का पता चल गया है। वो डिब्बा खास तरह से बनाया गया था कि आसमानी सफर के दौरान भी सलामत रहे। क्लेयर ने बिना वक्त गंवाए बर्क नाम के एक शख्स को बुलाया जो अपनी एक निजी हथियारबंद टुकड़ी चलाता था। उसने उसे मोटी रकम देकर हुक्म दिया कि जंगल में जाकर वो डिब्बा उठाकर लाए। बर्क अपनी टुकड़ी लेकर हवाई सफर से जंगल पहुंचा। वहां का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। वो डिब्बा टूटा हुआ मिला और उसके अंदर का सारा माल खाली हो चुका था। इसके अलावा पूरे इलाके में कई भेड़ियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं जो किसी बड़ी ताकत का शिकार बने थे। बर्क ने यह मंजर फौरन क्लेयर को बताया। क्लेयर के होंठों पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई। उसने अंदाजा लगा लिया कि एक भेड़िया वो सारा माल पीकर एक खतरनाक जीव में बदल चुका है और अब बाकी भेड़ियों को अपनी ताकत दिखा रहा है। उसने बर्क को हुक्म दिया कि उस भेड़िए को हर हाल में जिंदा पकड़कर लाया जाए ताकि वो अपनी योजना को आगे बढ़ा सके। शहर के दूसरे कोने में एक और अहम किरदार ये सारी खबरें दूर से देख रहा था। उस औरत का नाम केट था जो पहले इसी कंपनी में एक बड़ी वैज्ञानिक थी। उसने अंतरिक्ष चौकी की तबाही और जॉर्ज के हमले वाली खबर एक साथ देखी और उसका माथा ठनक गया। वो फौरन जीव संरक्षण केंद्र की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने डेविस से मिलकर सारी बात खोल दी। उसने बताया कि जो डिब्बा उसे मिला है वो असल में उसी का बनाया हुआ नमूना है और अंदर का माल एक बहुत खास तरह की दवा है जिसे उसने अपनी ही निगरानी में तैयार किया था। डेविस के दिल में केट पर पूरा भरोसा नहीं जमा। वो अनजान लोगों पर आसानी से यकीन नहीं करता था, लेकिन केट ने एक एक करके वो सारी निशानियां गिनवा दी जो जॉर्ज के जिस्म में उभर रही थी। जिस्म का बड़ा होना, गुस्से का बढ़ना और ताकत का बेहद तेजी से बढ़ जाना। ये सुनते ही डेविस का शक कुछ कम हुआ। केट ने आगे बताया कि ये माल जॉर्ज के अंदर की बनावट में दूसरे जानवरों की ताकत मिला रहा है और यही उसे राक्षस बना रहा है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक जॉर्ज के अंदर एक अजीब सी वहशत उठ खड़ी हुई। उसने गुस्से से गर्जना शुरू किया और अपने बाड़े की मोटी सलाखों पर टूट पड़ा। एक एक कर वो सलाखें टूटती चली गईं और वो पूरी ताकत से बाहर निकल आया। जीव संरक्षण केंद्र में जहां कुछ ही देर पहले लोग हंसते खेलते घूम रहे थे, वहां अब चीख पुकार मच गई। जॉर्ज गाड़ियों को उछाल कर फेंक रहा था और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं और उनके सिपाहियों ने अपनी बंदूकें जॉर्ज पर तान दी, मगर डेविस बीच में कूद पड़ा। उसने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर विनती की कि गोली मत चलाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर उसने हवा में इशारे करके जॉर्ज से बात शुरू की। धीरे धीरे जॉर्ज शांत होने लगा। उसने अपनी नजरें झुकाईं और गुर्राना बंद कर दिया। पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें नीचे कर लीं और सबको लगा कि हालात संभल गए हैं।
मगर तभी ऊपर आसमान में एक हवाई गाड़ी घूम रही थी जिसमें बैठे एक निशानेबाज को नीचे की बात का इशारा नहीं मिला था। उसने बिना कुछ सोचे जॉर्ज पर बेहोश करने वाली सुइयां दाग दी। जॉर्ज कुछ पलों तक लड़खड़ाता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो जमीन पर ढेर हो गया। डेविस के सीने में एक तेज चुभन उठी। उसे अपने सबसे प्यारे दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ, मगर अभी असली मुसीबत तो शुरू भी नहीं हुई थी। उधर दूर जंगल में बर्क और उसकी टुकड़ी हवाई गाड़ी में उड़ती हुई उस विशाल भेड़िए तक जा पहुंची जिसका नाम बाद में रैल्फ रखा गया। रैल्फ अब पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में जंगली आग जल रही थी और उसके पंजे लोहे की तरह मजबूत थे। बर्क की टुकड़ी ने ऊपर से गोलियां दागनी शुरू की और कुछ ही देर में रैल्फ जमीन पर गिर गया। वो सोच रहे थे कि काम खत्म हो गया, इसलिए उतरकर उसकी लाश देखने पहुंच गए। मगर उतरने के बाद जो नजारा उनके सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां कोई लाश नहीं थी, सिर्फ जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान बना हुआ था जो किसी दैत्य के होने का इशारा दे रहा था। कुछ सिपाहियों की हिम्मत जवाब देने लगी और अचानक ही रैल्फ पेड़ों की ओट से बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा। वो एक एक सिपाही को यूं चीरता चला गया जैसे भूसे को हवा उड़ा रही हो। कुछ ही मिनटों में पूरी टुकड़ी बेजान लाशों में तब्दील हो गई। सिपाहियों ने अपनी बंदूकें खूब चलाईं और ऊपर से हवाई गाड़ी की मशीन गन ने भी आग बरसाई, मगर पिछली गोलियों ने रैल्फ के जिस्म पर ऐसी मोटी खाल बना दी थी कि अब गोलियां उस पर तिनके जैसा भी असर नहीं करती थीं। इसके अलावा वो इतनी ऊंची छलांग लगा सकता था कि सीधा हवाई गाड़ी तक जा पहुंचा। उसने पंजों से गाड़ी को घेर लिया और उसे तोड़ मरोड़ कर जमीन पर पटक दिया। इस पूरी तबाही में बर्क आखिर में उसका निवाला बन गया। शाम होते होते इधर डेविस और केट को एक बहुत बड़ी मुसीबत ने घेर लिया। अचानक कुछ लोग आए और उन्होंने दोनों को हिरासत में ले लिया। रसेल ने उन दोनों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से जॉर्ज पर तजर्बे किए हैं। जॉर्ज को बेहोश कर एक बड़ी सरकारी हवाई गाड़ी में रखा गया और इन दोनों को भी उसी गाड़ी में बिठाया गया। अब सब उड़ान भरने वाले थे। जब डेविस ने पिंजरे में कैद जॉर्ज को देखा तो हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। उसके जख्म जो भालू के पंजों से बने थे वो एक रात में ही भरने लगे थे। इस असामान्य रफ्तार से हो रहे बदलाव को देखकर उसके होश उड़ गए। हवा में उड़ते हुए रसेल ने पूछताछ शुरू की। उसने डेविस को उसके पुराने फौजी दिनों का ताना मारा और केट का भी पुराना पर्दा उठाया कि वो कई महीने की कैद काट चुकी है। ये सुनकर डेविस का भरोसा उस पर बुरी तरह हिल गया। केट ने भारी दिल से कबूल किया कि सच में वो जॉर्ज का इलाज नहीं जानती, मगर उसकी नीयत सच्ची थी। उधर कंपनी में क्लेयर तक ये खबर पहुंच गई कि केट पकड़ी गई है। ब्रेट ने आगबूला होकर कहा कि वो उनके खिलाफ सबूत जमा कर रही होगी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। इसी बीच ये भी खुल गया कि क्लेयर के पास असल में उस माल का तोड़ यानी दवा मौजूद थी जो इन जानवरों के गुस्से को शांत कर सकती थी। क्लेयर ने अब एक और खतरनाक चाल चली। उसने कंपनी की ऊंची इमारत में एक खास तरह की मशीन चलाई जो हवा में हल्की सी लहरें छोड़ती थीं। ये लहरें उन जानवरों को अपनी तरफ खींच रही थीं। उसकी योजना ये थी कि जब जानवर वहां पहुंचेंगे तो फौज पहले से तैयार बैठी होगी, उन्हें मार दिया जाएगा और वो उनके जिस्म का खास हिस्सा निकालकर बाद में बड़ी कीमत पर बेच देगी। मशीन चालू होते ही रैल्फ और लिजी दोनों शहर की तरफ चल पड़े। हवा में उड़ रही सरकारी गाड़ी में जॉर्ज को दवाओं से गहरी नींद में सुला रखा था, मगर वो लहरें उस तक भी पहुंच रही थीं और उन्होंने अंदर ही अंदर उसका गुस्सा जगा दिया। अगले ही पल जॉर्ज ने अपने पिंजरे को ऐसे तोड़ा जैसे कोई कागज चीर रहा हो। फिर वो हवाई गाड़ी के अंदर तबाही मचाने लगा। उसने सिपाहियों को खिलौनों की तरह उठाकर इधर उधर पटका। बंदूकों की गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थीं और रसेल भी उसके पैर के नीचे आ गया। एक गोली दुर्घटनावश एक बड़े धमाके वाले डिब्बे में जा लगी और जोरदार आवाज के साथ वो फट गया। गाड़ी का एक बड़ा पंख टूटकर हवा में लटकने लगा और गाड़ी नीचे की तरफ गिरने लगी। डेविस ने एक पल भी झाया नहीं किया। उसने अपने साथ केट और रसेल तीनों के जिस्मों पर बचाव के लिए खास पैराशूट बांधे और उन्हें साथ लेकर हवा में छलांग लगा दी। ठीक कुछ ही पलों के बाद वो गाड़ी नीचे जमीन से जा टकराई और उसमें जॉर्ज अंदर था। तीनों जमीन पर सलामती से उतरे और भागते हुए हादसे की जगह पर पहुंचे, मगर मलबे में जॉर्ज कहीं नहीं मिला। जमीन पर घसीटने के गहरे निशान बने हुए थे जो साफ बता रहे थे कि वो जिंदा है और शहर की तरफ बढ़ रहा है। उधर कंपनी में क्लेयर को जब पता चला कि केट भी हादसे में सलामत बच निकली है तो वो आगबबूला हो उठी। इसी बीच जासूसी विभाग की टुकड़ी कंपनी में कागजात जब्त करने पहुंच गई और क्लेयर के होश उड़ गए।
अपनी जान बचाने के लिए क्लेयर ने चालाकी से पूरा इल्जाम केट के सर मढ़ दिया। उसने कहा कि पूरा घोटाला केट का किया धरा है और कंपनी बेगुनाह है। इधर डेविस अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो केट को पीछे छोड़कर अकेला जाना चाहता था, मगर केट ने रोक कर उसे अपनी असल कहानी सुनाई कि उसका छोटा भाई एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था और उसे बचाने के लिए ही उसने ये तकनीक ईजाद की थी, मगर कंपनी ने इसे हथियार बनाना चाहा था। केट ने बताया कि जब उसने बनाए हुए तमाम माल को नष्ट करने की कोशिश की तो यही उसका जुर्म बन गया, और जब वो सलाखों के पीछे थी तब उसका भाई इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर डेविस के दिल का बर्फ पिघल गया और उसने एक बार फिर उस पर भरोसा कर लिया। रसेल भी अब उन दोनों की तरफ हो चुका था क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। उसने अपने साथियों को फोन किया और तीनों को एक हवाई अड्डे तक पहुंचाया। वहां मौजूद कर्नल ब्लैक ने उन्हें बड़ी स्क्रीन पर जॉर्ज और रैल्फ का सीधा प्रसारण दिखाया। दोनों जीव अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। डेविस ने कहा कि किसी जानवर का इस तरह एक ही रास्ते पर चलना नामुमकिन है। जरूर कोई उन्हें बुला रहा है और वो जगह क्लेयर की कंपनी ही होगी। रसेल ने उनकी सलाह को सही ठहराया, मगर कर्नल ब्लैक ने आम लोगों की दखल पसंद नहीं की और उन्हें बाहर निकलवा दिया। बाहर आकर डेविस ने पहरेदारों से मीठी बातों में उलझकर मौका देखा और अचानक हाथापाई शुरू कर दी। उसकी फौजी तालीम काम आ गई और दोनों पहरेदार पल भर में बेहोश पड़े थे। फिर वो और केट एक हवाई गाड़ी की तरफ बढ़े और रसेल ने चुपके से उन्हें उसकी चाबी थमा दी। साथ ही एक फोन भी दे दिया ताकि संपर्क बना रहे। इधर ब्लैक की फौज ने रैल्फ और जॉर्ज को रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर सब कुछ बेकार साबित हुआ। जॉर्ज और रैल्फ जब शहर में दाखिल हुए तो कयामत बर्पा हो गई। ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं। गाड़ियां हवा में उछल रही थीं और जो भी हवाई गाड़ी करीब आती वो उसे भी नोच फेंकते। फौज बड़े बड़े लोहे के डिब्बे लेकर सामने आई, मगर वो भी उन दैत्यों के आगे बच्चों के खिलौने साबित हुए। इसी बीच नदी से लिजी भी शहर में आ पहुंचा और अपने विशाल जबड़ों से हर उस चीज को कुचलने लगा जो सामने आती थी। ब्लैक ने मायूस होकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उसने हुक्म दिया कि शहर के आधे हिस्से पर एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए ताकि इन दैत्यों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। रसेल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ब्लैक ने उन पर भरोसा नहीं किया और रसेल को दफ्तर से बाहर निकाल दिया। इसी बीच डेविस और केट कंपनी की इमारत में पहुंच गए और तिजोरी से दवा की 3 शीशियां चुरा लीं, मगर कैमरे में उनकी हरकत क्लेयर तक पहुंच गई। क्लेयर पहुंचकर सामने खड़ी हो गई। उसने बताया कि दवा से गुस्सा तो शांत होगा, मगर जिस्म का आकार वैसा ही रहेगा। फिर उसने केट के हाथ से शीशियां छीन लीं और डेविस पर गोली दाग दी। डेविस जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। क्लेयर ने केट को कैद बनाया और छत की तरफ भागी ताकि अपनी हवाई गाड़ी से फरार हो सके, मगर छत पर पहुंचते ही जॉर्ज इमारत की दीवारों पर चढ़ता हुआ ऊपर आ पहुंचा और गाड़ी की पूंछ तोड़ दी। गाड़ी हिली तो केट भी जोर से गिरने वाली थी। ठीक उसी पल डेविस पीछे से आया और उसे थाम लिया। उसने हांफते हुए बताया कि गोली किसी अहम जगह नहीं लगी थी, इसलिए वो बच गया। केट ने चुपके से बताया कि उसने एक शीशी अभी भी अपने पास छुपा रखी है। इतने में क्लेयर सामने आ खड़ी हुई केट ने चालाकी से वो शीशी क्लेयर के बैग में डाल दी और उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। फिर डेविस ने इशारे से जॉर्ज को बुला लिया। जॉर्ज ने क्लेयर को अपने पंजे में भर लिया और उसे मुंह के अंदर डाल लिया। इस तरह वो शीशी जॉर्ज के अंदर पहुंच गई। इधर ब्रेट अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से भाग रहा था। नीचे उतरते ही सामने रसेल खड़ा मिल गया। उसने ब्रेट से सारा सामान लेकर उसे छोड़ दिया, मगर जैसे ही ब्रेट बाहर की खुली हवा में कदम रखने वाला था, इमारत का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर उसके ऊपर आ गिरा और वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। बाहर लिजी और रैल्फ इमारत को उखाड़ फेंकने में लगे थे। उधर जॉर्ज के अंदर दवा का असर होने लगा और उसका गुस्सा धीरे धीरे कम पड़ने लगा। डेविस और केट ने उसी टूटी हुई हवाई गाड़ी में बैठकर ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश की। गाड़ी ज्यादा उड़ नहीं सकी और जमीन पर आकर गिर पड़ी। दोनों बाल बाल बच गए। इसी बीच लिजी और रैल्फ आपस में भिड़ गए और लिजी ने अपने विशाल जबड़े रैल्फ की गर्दन पर जमाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब बचे थे सिर्फ लिजी और जॉर्ज। लिजी ने जॉर्ज को उठाकर एक इमारत की तरफ फेंका और एक मोटी लोहे की छड़ जॉर्ज के सीने के आर पार निकल गई। डेविस ने बीच में कूदकर लिजी का ध्यान अपनी तरफ मोड़ लिया। तभी जॉर्ज ने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और छड़ खींचकर लिजी की आंखों में उतार दी। लड़ाई खत्म हो गई। जॉर्ज एक पल को ढेर हो गया, मगर फिर आंख खोलकर और दोनों ने वैसा ही प्यारा मुक्का मिलाया जैसा वो हमेशा से मिलाते आए थे।